हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे बॉडी को कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो कुछ सोचना हो या फिजिकली कुछ करना हो, उनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है। फर्स्ट स्लीप, सेकंड वाटर या थर्ड फूड। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तब तक आप गेस करिए। तो ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जो कंपोनेंट्स यूज़ होता है, उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग वोल्टेज की। दुनिया में हज़ारों तरीके की कंपोनेंट पाया जाता है, जिनके ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का 5 वोल्ट, किसी का 12 वोल्ट, किसी का 24 वोल्ट। लेकिन हम जानते हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ऐसी एक डिवाइस बनाएंगे जिसकी मदद से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करा जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके मदद से 5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक और 1 एम्पेयर से लेके 5 एम्पेयर तक किसी भी वोल्ट और एम्पेयर को यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इसको वेरिएबल पावर सप्लाई कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जब हम कोई सर्किट बनाते हैं, उससे पहले हम उस सर्किट की एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, ये देखने के लिए कि वो चीज़ सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको रेक्टिफाई करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी कोई सर्किट बनाने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले उस सर्किट की एक प्रोटोटाइप बना लें। तो ठीक ऐसे ही मैं जब इस डिवाइस की प्रोटोटाइप बना रहा था, तब इसके बारे में मैंने कुछ नई जानकारी हासिल करी है जो मैं पहले नहीं जानता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बताया जाए, जिनसे आप लोगों को भी पता चले कि एक सर्किट को प्रोटोटाइप से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने में हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होगा प्रोटोटाइप वीडियो और दूसरा होगा फाइनल प्रोडक्ट। इसके लिए हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो है एक ब्रेडबोर्ड, एक ट्रांसफार्मर, 4 डायोड, 4 कैपेसिटर, एक एलईडी, 2 रजिस्टर, एक LM317 IC, 2 पोटेंशियोमीटर, एक ट्रांजिस्टर, 2 फ्यूजेबल रजिस्टर, एक फ्यूज, 2 पावर ट्रांजिस्टर, एक DVA और 2 हीटसिंक। अब चलिए इस सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन कर लेते हैं। इस सर्किट में सबसे पहले जो काम होता है वो है AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट्स DC वोल्टेज में काम करता है। इस काम को करने के लिए
तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है ट्रांसफार्मर, सेकेंड है डायोड और थर्ड है कैपेसिटर। इसमें से ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। उसके बाद उस वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डायोड और कैपेसिटर की मदद लिया जाता है। उसके बाद डीसी वोल्टेज को एक वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी LM317 के इनपुट पिन में दिया जाता है। इस आईसी की मदद से हम इस सर्किट की वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं। इसके लिए इसके एडजस्ट पिन और आउटपुट पिन के बीच एक 220 ओम रजिस्टर और एक 5 किलो ओम की एक पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। इसके बाद बारी आती है करंट को वैरी करने की। इसके लिए एक 10 किलो ओम की पोटेंशियोमीटर, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर BT139, दो पावर ट्रांजिस्टर MJE3055 और दो फ्यूजेबल रजिस्टर को यूज करेंगे। एट द एंड आउटपुट को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर और इस सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए एक 6 एम्पेयर की फ्यूज यूज करेंगे। ये तो हो गया इसका कनेक्शन और वर्किंग। अब जानते हैं कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसको टेस्ट करते समय जाना है। मान लीजिए इसके आउटपुट में एक वोल्टेज सेट किया है जो कि है 28 वोल्ट का। अब अगर एक लोड को इसके आउटपुट में दूं, वोल्टेज ड्रॉप होके 14 वोल्ट के आसपास आ गया है, मतलब आधा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, जो कि एक पावर सप्लाई के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसकी वजह है ट्रांसफार्मर की इनपुट में वैरी होता हुआ मेन सप्लाई। हमारी घर में जो वोल्टेज आता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर के आउटपुट में भी वोल्टेज वैरी करता है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं करंट को वैरी करता हूँ तो वोल्टेज भी इसके साथ वैरी हो रहा है। अगर मैं सोचूं इस समय वोल्टेज चेंज ना हो, क्या ये हो सकता है? जी नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक लॉ है जिसका नाम है ओम्स लॉ। इसमें बताया गया है कि अगर कोई लोड के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई किया जाता है तब उस सर्किट में फ्लो होता हुआ करंट सीधा समानुपातिक होता है अप्लाई किया हुआ वोल्टेज के, और जो रेजिस्टेंस है वो करंट के साथ विपरीत समानुपातिक होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जब किसी सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ उल्टा होता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तब करंट डिक्रीज होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है। हम चाहकर भी वोल्टेज को स्टेबल नहीं कर सकते। करंट को वैरी करने के लिए 3 ट्रांजिस्टर को यूज किया है, जिसमें से एक है नॉर्मल ट्रांजिस्टर और 2 है पावर ट्रांजिस्टर। नॉर्मल ट्रांजिस्टर बेसिकली किसी सर्किट में स्विच या एम्पलीफायर की तरह यूज होता है।
जहाँ पर पावर ट्रांजिस्टर नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह ही काम होता है, बस एक ही फर्क होता है, इस टाइप के ट्रांजिस्टर ज़्यादा पावर और ज़्यादा करंट हैंडल कर सकता है, इसीलिए इसको पावर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इस सर्किट में नॉर्मल ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज हो रहा है। अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो आप देख सकते हो आउटपुट में जो लोड कनेक्टेड है उसके करंट को अगर घटा भी देते हैं तो भी कुछ वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहा है, जिसका मतलब पावर ट्रांजिस्टर अभी भी ऑन है, जिसके वजह से वो ट्रांजिस्टर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मतलब ये कभी भी ऑफ नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एज ए स्विच, तो आप देख सकते हो कोई भी करंट या फिर वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा है।